फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने अपने चैनल पे बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत दोनों प्रश्न पत्रों को पढ़ा दिया है, राजन सीरीज। वहाँ से मेरे चैनल में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना है, देख सकते हैं आप लोग वो वीडियो। और सीटेट का भी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप लोग सीटेट का भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में विज्ञान शिक्षण तृतीय प्रश्न पत्र में हम लोग इसके प्रीवियस 2 लेक्चर में 95 प्रश्नों को, बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझेंगे, विस्तार से उसका एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो जल्दी से आप लोग रफ या नोट्स बनाते चलिए, कॉपी पे लिखते चलिए, तो प्रैक्टिस होता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और जो भी DELED फर्स्ट सेमेस्टर में उन्हें शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ऑल वाले बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से डाला जाए आपके पास वहाँ पे पहुँच जाए, ताकि एक भी वीडियो छूटे ना पढ़ने से एग्ज़ाम से पहले। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर प्लेलिस्ट और सीटेट का प्लेलिस्ट और टेलीग्राम का लिंक है। यहाँ से आप लोग जाके PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस धुआंधार सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, पसंद आए तो। अति लघुत्तरी प्रश्न, पहला प्रश्न है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? रेन मतलब वर्षा, वाटर मतलब पानी, यानी कि वर्षा का जो जल है उसका हार्वेस्टिंग करना, खेती करना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बारिश के पानी को जमा करने का एक क्या है, तरीका है, यानी कि जल संचयन का तरीका है, जिसका इस्तेमाल बाढ़ में खेती के लिए किया जाता है। यानी कि बाढ़ के टाइम बहुत अशुद्ध जल, सारी चीज़ें खेती प्रभावित होती हैं, तो उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से खेती किया जाता है। इस विधि में जल का संरक्षण किया जाता है, इससे धरती में पानी का स्तर भी बढ़ जाता है। तो प्रश्न नंबर 2 है, ये विज्ञान शिक्षण में अति लघुत्तरी प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाएंगे और इनके उत्तर 1-1, 2-2 लाइन के होते हैं। चूँकि साइंस है, ज़्यादा बना के आप नहीं लिख सकते, जो है वो है फैक्ट टू फैक्ट साइंस में लिखना रहता है। पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है? मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें 2 लीटर वाटर है। इसी कंटेनर को चौड़े वाटर कंटेनर में इस वाटर को रख दीजिए, ये वाटर, तो इसका क्या हो गया, आकृति बदल गई। यहाँ पे आकृति कुछ और है, लेकिन आयतन बदला है। यहाँ पे भी 2 लीटर है, यहाँ पे भी 2 लीटर है, तो ये क्या होती है, द्रव अवस्था में होती है। प्रश्न नंबर 3 है, दोलन गति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो दोलन गति किसे कहते हैं? किसी आधार से लटकती हुई कोई वस्तु अपनी विरामावस्था से इधर उधर गति करती है, तो इस गति को दोलन गति कहते हैं। मान लीजिए ये दीवार है, यहाँ से एक धागा या रस्सी में एक लोहे के गोले को, ठोस गोले को, और ये जो रस्सी होनी चाहिए नेग्लेजिबल मास का होना चाहिए, नगण्य द्रव्यमान का होना चाहिए, जिससे क्या हो, पावर डिसिपिएशन ना हो, यानी कि ऊर्जा का क्षरण ना हो। इसीलिए ये बहुत कम द्रव्यमान का, एकदम नेग्लेजिबल द्रव्यमान का होना चाहिए। और जब ये विरामावस्था में है, जब ये अपने विरामावस्था से इधर से एक बार जाएगी फिर इधर आएगी, ऐसे ऐसे जब मोशन करेगी, इसको क्या कहेंगे, दोलन गति कहेंगे। तो इस प्रकार की गति जो दीवार घड़ी होती है, जो इसके नीचे ये पेंडुलम लगी होती है, ऐसे ऐसे मोशन करती है, ये क्या होती है, जो हिलता हुआ पेंडुलम होता है वही दोलन गति होता है। यौगिक किसे कहते हैं? तो कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। वे शुद्ध पदार्थ, सबसे पहले यौगिक क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। ऐसे पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 पदार्थ हैं, एक पदार्थ ये, एक पदार्थ ये, जो मान लीजिए इसमें कोई एक एलिमेंट रखा गया, एक एलिमेंट इसमें रखा गया, और इनको जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो कोई मान लीजिए एक कंटेनर में जो रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनेगा वो क्या होगा, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, निश्चित अनुपात मिलाएंगे तो यौगिक बन जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, मृतोपजीवी से आपका क्या समझते हैं? तो वे जीव जो अपना भोजन मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस गति को क्या कहते हैं? तो इस गति को दोलन गति कहते हैं।
तलछटीकरण की प्रक्रिया समझाइए। तो तलछटीकरण यानी कि जो पेंदी में होती है कुछ छंट जाता है। तो मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, इसमें वाटर भी है और रेत का, मान लीजिए वाटर है और ये रेत का कण है, ये ब्लू वाला रेत का कण है। कुछ टाइम बाद इसको घोलने के बाद आप लोग देखेंगे कि जो नीचे है ये क्या होगा, ये रेत बैठ जाएगा, नीचे पेंदी में रेत बैठ जाएगा। ठीक है, तो जब द्रव में अबिले ठोसों के मिश्रण से हल्के तथा भारी अवयवों को निथारना क्या है, तलछटीकरण होता है। यानी कि जब द्रव्य में कोई द्रव्य है, कोई लिक्विड है, उसमें अबिले ठोस यानी कि जो घुले ना हो, जैसे रेत घुलने वाला नहीं होता है, उसके मिश्रण से हल्के तथा भारी अवयवों को निथारना क्या होता है, तलछटीकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 8 है, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। तो घूमते हुए लट्टू में घूर्णन गति होती है। मान लीजिए ये लट्टू है ऐसे, ये और ये मोशन कर रहा है ऐसे ऐसे लट्टू अपने अक्ष, मान लीजिए इसका ये अक्ष है, इस अक्ष के सापेक्ष ये मोशन कर रहा है, तो ये घूर्णन गति कहलाएगा, रोटेटरी मोशन। प्रश्न नंबर 9 है, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है। तो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है, आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा। तो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो वायरस या विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। यानी कि ये सजीवों के साथ सजीव की तरह व्यवहार, निर्जीवों के साथ निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। यानी कि दोनों जगह इसके लिए अनुकूल है, अपने आप को समायोजित कर लेता है। प्रश्न नंबर 11 है, पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। मेल ऑर्गन बताइए पुष्प में क्या होता है। तो पुंकेसर होता है और उसका फीमेल ऑर्गन क्या होता है, स्त्रीकेसर। प्रश्न नंबर 12 है, ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं। तो ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होती है। मान लीजिए लोहे का टुकड़ा है, तो इसे आप एक या तो यहाँ पर रखिए या चांद पे रखिए। ठीक है, ये क्या होगा इसका, या अमेरिका में रखिए, कहीं भी रखिए, इसका आकृति सेम होगा जब तक इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स न लगाया जाए, और आयतन भी निश्चित होगा। ये सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। प्रश्न नंबर 13 है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो पत्तियों का हरा रंग पर्णहरिम क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रश्न नंबर 14 है, प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद कौन से हैं। तो जब श्वसन की प्रक्रिया में पौधे जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करते हैं वाटर के उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और हरित लवक के उपस्थिति में, तो उस टाइम ग्लूकोज और ऑक्सीजन मुक्त होता है और वाटर बनता है। तो ग्लूकोज यानी कि स्टार्च या ग्लूकोज एक ही होता है, या ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 15 है, पौधों के कितने भाग होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो पौधों के 5 भाग, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। तो प्रश्न नंबर 16 क्या पूछ रहा है, अति लघुत्तरी प्रश्नों में ऐसे ही लिखना है। आप साइंस में कुछ ज़्यादा बना के नहीं लिख सकते, जो पूछा है वही लिखिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। पराग कण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र। ड्रोसोफिला में कितने गुणसूत्र होते हैं, 8। मक्का में 20, टमाटर में 24, आलू के पौधों में 48 गुणसूत्र होते हैं। तो अब बताइए, जब इसमें पूछा कितनी होती है तो इसमें आप क्या बना के लिखेंगे। ज़्यादा आप इसमें बनाएंगे तो नंबर कट जाएगा, इसीलिए जो पूछा है वही बस लिखना है। प्रश्न नंबर 17 है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है। यानी कि सेल वॉल, प्लाज्मा झिल्ली किस में पाई जाती है, या किस पदार्थ के बनी होती है। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। नंबर 18 है,
जंतुओं एवं पौधों में समानता बताइए। तो जंतुओं और पौधों में समानता क्या होती है? वृद्धि। जंतुओं तथा पौधों में वृद्धि होती है, समय के साथ साथ वे बड़े होते हैं। आकार। जंतुओं का आकार निश्चित अवस्था में ही फैलता है, जबकि पौधों का आकार विशाल रूप ले लेता है। जैसा कि आपको पता है, जंतु क्या होते हैं? एक निश्चित शेप साइज के होते हैं। भालू, बिल्ली, घोड़ा, शेर, ये निश्चित शेप साइज के होते हैं। लेकिन पेड़ पौधों को देखिए आप जाके जंगल में अपने आसपास, विभिन्न आकार के होते हैं। श्वसन क्रिया। पौधे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जिस प्रकार हमारे वायुमंडल में जो पौधे होते हैं, टॉक्सिसिटी, जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं CO2 के माध्यम से, ठीक, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं अपने श्वसन की क्रिया में। जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 19 है, पुष्प क्या है? तो पुष्प क्या है? पुष्प पौधों का सबसे आकर्षक भाग होता है। जिस प्रकार चमेली हो गया, कमल हो गया, गुलाब हो गया, ये सारे पुष्प होते हैं, वो देखने में बहुत आकर्षक होते हैं। तो पौधों का बहुत आकर्षक भाग क्या होता है? पुष्प होता है। पत्तियों के रूपांतरण को पुष्प कहते हैं। मान लीजिए ये पत्तियां हैं, सॉरी पत्तियां ऐसे थोड़ा, मान लीजिए ये पत्तियां हैं, इनमें कुछ रूपांतरण के बाद क्या होता है? पुष्प बन जाता है। ऐसे ऐसे पुष्प बन जाएगा। सॉरी, आर्ट नहीं आता मुझे। प्रश्न नंबर 20 है, खिड़कियों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो खिड़कियों में किस प्रकार का कांच? तो साधारण या मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है। सजीव किसे कहते हैं? सजीव या लिविंग बीइंग किसे कहते हैं? हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, मानव, पेड़ पौधे जब तक जीवित रहते हैं ये सजीव कहलाते हैं, क्योंकि इनमें वृद्धि, ग्रोथ, पोषण, न्यूट्रिशन, श्वसन क्रिया, रेस्पायरेशन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन और निश्चित यानी कि लाइफ साइकिल होता है, कुछ समान लक्षण पाए जाते हैं। और जिनमें ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं वो निर्जीव कहलाते हैं। और प्रश्न नंबर 22 है, निर्जीव किसे कहते हैं? तो निर्जीव वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है निर्जीव कहलाते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, वाहन आदि। प्रश्न नंबर 23 है, जड़ का प्रमुख कार्य बताइए। तो जड़ का प्रमुख कार्य क्या होता है? मान लीजिए ये पेड़ है ऐसे ऐसे, और इसका जो जड़ है ऐसे क्या है? भूमि में फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। तो इस पेड़ को क्या रोका है? ये मिट्टी के अंदर ये जो जड़ है इसको जकड़ा है। तो भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करती है। ये जो जड़ होती है भूमि से क्या करती है? खनिज लवणों को अवशोषण करती है और पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। यानी इस पौधे को, ये जो जड़ है इसे स्थिर रखी है और जल तथा खनिज लवणों का भूमि से अवशोषण करके जाइलम फ्लोएम अपना क्या करते हैं? मैकेनिज्म स्टार्ट करके इस पौधे को भोजन और खनिज लवण पहुंचाते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियां कौन कौन सी हैं? जैसा कि आपको पता है प्रजनन की 3 विधियां, लैंगिक, अलैंगिक और वर्धी जनन। तो पेड़ पौधों में अलैंगिक जनन की विधियों के नाम लिखिए। तो मुकुलन, खंडन, बीजाणुओं द्वारा और कायिक प्रवर्धन। तो पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है मुकुलन, खंडन, बीजाणुओं द्वारा और कायिक प्रवर्धन। प्रश्न नंबर 25 है, वृत्ति गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण लिखिए। तो लट्टू का फिरना घूर्णन गति का उदाहरण। मान लीजिए ये लट्टू है, ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है और इसका ये जो कील है, कील क्या है? एक ही अक्ष के सापेक्ष क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका घूर्णन गति। और सूर्य, मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये ऐसे ऐसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है पृथ्वी, तो ये क्या हो जाएगा? वृत्ति गति हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 क्या है? पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। तो पौधों की पत्तियों में जो श्वसन के, जो पेड़ पौधे होते हैं जब श्वसन करते हैं उस टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और वायु, वाटर की उपस्थिति में, वाटर के साथ सूर्य का प्रकाश HMU होता ही है, और हरित लवक और क्या करते हैं? ग्लूकोज, स्टार्च ये बनता है और ऑक्सीजन भी मुक्त होता है और वाटर भी। प्रश्न नंबर 27 है,
4 सेमी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है, तो इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये कोई कण है, ये पीला वाला कण है ये, और इसका ये मान लीजिए व्यास है। तो ये जो पीला वाला कण है एक आधा चक्कर लगाता है, यानी कि यहाँ से जाता है यहाँ पे रुक जाता है। तो इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए, यानी कि ये दूरी ज्ञात करना है, कितना दूर आधा चक्कर में गया है, ठीक है, और इस कितना विस्थापन किया है। तो ये जो इसकी 4 सेंटीमीटर क्या है, ये त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए जो ये चली गई जो दूरी होगी आधा चक्कर में, ये क्या होगा, ये आधा चक्कर में जो चलेगा इस वृत्तीय पथ पे, तो ये परिधि के बराबर चलेगा, और परिधि वृत्त की परिधि 2πr होती है। तो आधा चला है तो ये πr हो जाएगी, तो πr। तो कण द्वारा आधे चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, πr। पाई का मान 3.14 गुणे 4 सेंटीमीटर ये त्रिज्या, तो 12.56 क्या हो जाएगा, तय की गई दूरी हो जाएगी। और कण द्वारा आधे चक्कर में विस्थापन, तो विस्थापन क्या हो जाएगा 2r, तो 2 गुणे 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। प्रश्न नंबर 28 है, बीजों के प्रकीर्णन की दोलक्षेप प्रक्रिया क्या है। तो फल के अंदर निरंतर हिलने डुलने के कारण बीज हवा में बिखर जाते हैं, इसे दोलक्षेप प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे पोस्ता में, यानी कि फल जब हवा के माध्यम से, हवा के प्रभाव से हिलने डुलने लगता है तो उसे बीज क्या होते हैं, हवा में बिखर जाते हैं, इसे दोलक्षेप प्रक्रिया कहते हैं, और ये पोस्ता में होता है। प्रश्न नंबर 29 है, प्रकीर्णन क्या है, इसकी प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। तो पराग कणों बीजों का वातावरण में फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन यानी बिखराव की प्रमुख विधियां, बिखराव की क्या विधियां, या तो उस बीज को या परागकण को जल बहाकर ले जाएगा, हवा उड़ा कर ले जाएगा, कीट खा के इधर उधर फेंक देंगे, या अपने अपशिष्ट पदार्थों के माध्यम से इधर उधर फैलाते चलेंगे, या पक्षियों द्वारा क्या होगा, उसे खा करके इधर उधर छींटा जा सकता है। तो क्या होते हैं, परागकण बीजों का वातावरण में क्या होता है, इसी प्रकार से प्रकीर्णन होता है, इन्हीं चारों के माध्यम से, जल द्वारा, हवा द्वारा, कीटों द्वारा, पक्षियों द्वारा। प्रश्न नंबर 30 है, पौधे में कितने प्रकार का जनन होता है। तो पौधों में, जैसा मैंने आपको बताया पहले ही, वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। प्रश्न नंबर 31 है, पत्ती के प्रमुख भागों का नाम लिखिए। तो पत्तियों के 3 मुख्य भाग होते हैं, पर्णधार, पर्णवृंत, पर्णफलक। तो पत्ती के कितने 3 मुख्य भाग होते हैं, पर्णधार, पर्णफलक, पर्णवृंत। प्रश्न नंबर 32 है, 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर में, 1 माइक्रो को ऐसे करते हैं, माइक्रोमीटर में 10 पे -6 मीटर, और 1 पिको मीटर में कितने होते हैं, पिको मतलब 12, 10 पे -12, माइक्रो में 10 पे 6, तो 1 माइक्रोमीटर में 10 पे 6 पिकोमीटर हो जाएगा। बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो मान लीजिए अगर ये बेलन है, इसको लंबाई को मापना है या वृत्त का जो व्यास है, तो वर्नियर कैलिपर्स होता है ऐसे, यही साइज होता है उसका ऐसे, और यहाँ पे उसका हैंडल होता है, और यहाँ पे रीडिंग होता है, और उसका हम लोग रीडिंग ले लेंगे। तो ये क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स के माध्यम से नापते हैं। उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो उपापचय क्रिया 2 प्रकार की होती है, उपापचय तथा अपचय, यानी कि उपापचय और अपचय क्या होती है, उपापचय प्रक्रिया की प्रकार होती हैं। प्रश्न नंबर 35 है, ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होती हैं। तो ठोस पदार्थ जहाँ भी जाएगा निश्चित ही रहेगा, बदलेगा नहीं, उसका ना शेप बदलेगा ना साइज बदलेगा, तो ये निश्चित होते हैं। परमाणु किसे कहते हैं। एटम क्या होते हैं, परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है।
चौड़ी, मोटी तथा कंटीली संरचना वाले मरुदभिद पौधों का एक नाम लिखिए। चौड़ी हो, मोटी हो, कंटीली हो, यानी कि ऐसे होता है नागफनी, ऐसे 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 मरुस्थलों में पाया जाता है नागफनी। मरुदभिद मतलब जो मरुस्थली पौधे होते हैं उसको मरुदभिद कहते हैं, तो नागफनी हो जाएगा। घर्षण बल को कम करने के उपाय बताइए। तो मशीनों के कल पुर्जों को घिसने एवं टूटने से बचाने हेतु उनके संपर्क तल के मध्य स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर अनेक घर्षण बल को कम किया जाता है। पुष्प के मादा अंग का नाम लिखिए। क्या होता है? जायांग होता है। एक प्रश्न और पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 40। सजीव का एक लक्षण बताइए। तो सजीव के सभी प्रकार की क्रियाएं होती है, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, ठीक है, ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं? सजीव के अंदर होती हैं। तो इस प्रकार हमने साइंस के 40 प्रश्नों, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लिया है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वीडियो पसंद नहीं आ रहा है। तो आप लोग बताइए क्या कमियां हैं, और जो भी डेढ़ फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उन्हें आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बता सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।